100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, एक अमेरिकी विशेषज्ञ आए थे जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि अगर रेलगाड़ियों में भीड़ भाड़ कम करनी है तो रेल का किराया बढ़ा दिया जाए। उस समय उनके सुझाव को अनैतिकतापूर्ण माना गया, किंतु वित्त मंत्री ने दूसरे रास्ते से रेल के किराए को बढ़ाने का निर्णय कर लिया है और लोगों को अब अधिक किराया देना पड़ेगा। उसके बदले में उन्हें अधिक सुविधाएं मिलेंगी। यह आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अगर आपको किराया बढ़ाना है तो पहले दर्जे के यात्रियों का किराया बढ़ाइए। अब वह दूसरे दर्जे का किराया देकर पहले दर्जे की सुविधाओं का उपभोग करते हैं। तीसरे दर्जे का यात्री अधिक किराए का भार नहीं दे सकता। डाक और तार की दरों में भी वृद्धि की जा रही है और उसके लिए एक बड़ा विचित्र तर्क दिया जा रहा है कि सरकार को इन सेवाओं को चलाने में घाटा होता है और वित्त मंत्री ने सरकार को एक तटपूंजी दुकानदार के स्तर पर रख दिया। घाटा है, इसलिए चंद सेवाओं को कम कर दिया जाए। यह मंगल राज्य के निर्माण का दावा करने वाली सरकार के लिए अशोभनीय है। कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें हम जनता की सेवा के लिए चलाते हैं, जिन्हें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कहा जाता है। उन्हें घाटा सहकर भी चलाना पड़ता है और डाक और तार एक इस प्रकार की सेवा है। पोस्ट कार्ड का दाम पहले से बढ़ गया है, अब उसमें और वृद्धि की जा रही है और कुल मिलाकर हम देखें तो यह वृद्धि 33% हो जाएगी। इसके लिए कोई औचित्य नहीं है। शायद वित्त मंत्री नहीं चाहते कि लोग चिट्ठी पत्रियों द्वारा अपने दिल का रोना रोएं। वे आम जनता को इससे भी वंचित रखना चाहते हैं। आयकर की सीमा घटाने के संबंध में एक ही बात निवेदन करने योग्य है कि क्या सरकार समझती है कि जो व्यक्ति 250 रुपया प्रति मास कमा रहा है उनके पास इतनी बचत है कि जिसको वह टैक्स के रूप में दे सकें। उपाध्यक्ष जी, अब जितनी प्रगति की है इसकी रिपोर्ट तो अभी सदन के सामने नहीं आई, फिर भी यह माना जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई। सभापति जी, नियोजन मंत्री अपनी विदेश यात्रा से वापस आ गए हैं। वे अपने साथ क्या लाए हैं इसे देश जानना चाहेगा। उनकी यात्रा के 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो 1965 में एड इंडिया कंसोर्टियम ने हमें जो सहायता दी थी, जिसके $185 मिलियन अभी मिले नहीं हैं, उसे फिर प्राप्त करना, और दूसरा उद्देश्य चौथी पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता कितनी मिलेगी इसके बारे में पक्के आश्वासन प्राप्त करना। जहां तक रुकी हुई सहायता के मिलने का सवाल है,
आज के पत्रों में वाशिंगटन पोस्ट की यह खबर छपी है कि अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रुकी हुई सहायता अभी फिर चालू नहीं की जाएगी। स्वयं मंत्री जी कहते हैं कि उनकी यात्रा की सफलता या विफलता को आंकड़ों से नहीं आंका जाना चाहिए। मंत्री जी ने इस सवाल को भी टाल दिया कि जो सहायता भारत पाकिस्तान संघर्ष के दिनों में रोकी गई थी, क्या उसे भी फिर से वापस दे दिया जाएगा। सभापति जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम आर्थिक संकटों में फंसे हुए हैं और हमारी आर्थिक कठिनाइयों का फायदा उठाकर हमारी नीतियों को प्रभावित करने की योजनाबद्ध कोशिश की जा रही है। कहने के लिए यह काम सलाह देने के नाम पर हो रहा है, लेकिन यह सलाह डिक्टेशन के रूप में आ रही है और जिन मुसीबतों में हम फंसे हैं, शायद उनसे निकलने के लिए हम उस डिक्टेशन को मानने जा रहे हैं। ऐसी आशंका मुझे होती है। यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि विदेशी सहायता बिना बंधन के नहीं मिलती है। विदेशी सहायता के साथ बंधन होते हैं। कोई उपकार की भावना से सहायता नहीं देता है, जो देता है अपने हित में देता है। देखना यह है कि विदेशी सहायता से हमारे हितों पर आंच न आए। कभी बंधन प्रत्यक्ष होते हैं और कभी अप्रत्यक्ष होते हैं, कभी दृश्य होते हैं, कभी अदृश्य होते हैं, कभी कम कष्टकर होते हैं, कभी अधिक कष्टकर होते हैं। लेकिन विदेशी पूंजी के साथ विदेशी प्रभाव आता है और अब दबाव आ रहे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। सभापति जी, यह खेद का विषय है कि हम विदेशी पूंजी पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं। एक नई बात कही जा रही है कि अगर हमें विदेशी कर्जे से छुटकारा पाना है कि तो हमें कर्जा लेना चाहिए निर्भरता समाप्त करने के लिए। धन्यवाद।